धरती का एक ऐसा हिस्सा है जो खुद अपनी जुताई करता है, मतलब जिसके लिए किसी किसान या ट्रैक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, और एक हिस्सा ऐसा भी है जो लाखों सालों से बर्फ के नीचे एकदम जमा हुआ है, या फिर एक ऐसा जो सीधे ज्वालामुखी की राख से पैदा होता है। बिल्कुल। आमतौर पर ना लोग मिट्टी को सिर्फ धूल या गंदगी समझ लेते हैं, लेकिन असल में ये हमारे पैरों के नीचे मौजूद एक जीती जागती, सांस लेती हुई और लगातार बदलती हुई दुनिया है। सही कहा आपने। और ये दुनिया इतनी विविधता से भरी है कि इसे समझना किसी विशाल पहेली को सुलझाने जैसा लगता है। मतलब मिट्टी कोई एक निर्जीव वस्तु नहीं है। हाँ, इसके अंदर रासायनिक प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। बिल्कुल, जैविक उथल-पुथल मची है और सदियों का इतिहास इसके अंदर दर्ज है। तो इसी जटिलता को सुलझाना आज की इस डीप डाइव का मुख्य मिशन है। आज की चर्चा का जो आधार है वो एग्री प्रेप के सॉइल साइंस नोट्स हैं, और विषय है सॉइल टैक्सोनॉमी और 12 सॉइल ऑर्डर्स, जो कि बहुत जरूरी टॉपिक है। हाँ, जो भी एस्पिरेंट्स कृषि परीक्षाओं, मतलब खासकर एएफओ, आईबीपीएस, एएफओ या स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इन 12 ऑर्डर्स के नाम अक्सर किसी बुरे सपने की तरह होते हैं। अरे बिल्कुल, रट्टा मारना बहुत मुश्किल होता है ना? लेकिन जब इन मिट्टियों के पीछे का विज्ञान और उनके काम करने का तरीका समझ में आ जाए, तो ये किसी अबाउट टेक्स्ट बुक के बजाय एक बेहद रोमांचक कहानी बन जाती है। विज्ञान को कहानियों और उनके पीछे के कारणों से जोड़कर देखना ही सबसे प्रभावी तरीका है। केवल तथ्यों को रटने से परीक्षा में घुमा फिरा कर पूछे गए सवालों का जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए गहरी समझ जरूरी है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी सलाह है। अगर पिछले टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स धुंधले पड़ रहे हैं, तो केवल थ्योरी पढ़ते रहने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं। agreeprep.in पर जाकर उन पुराने विषयों के MCQs अटेम्प्ट करना एक बहुत ही ठोस कदम रहता है, ताकि ये पता चल सके कि असल में कितना याद है। खैर, अब सीधे सॉइल टैक्सोनॉमी की दुनिया में कदम रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि वर्गीकरण की इस पूरी प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब किसने सोचा कि मिट्टी को भी ऐसे व्यवस्थित किया जा सकता है? इस आधुनिक प्रणाली का ढांचा तैयार करने का श्रेय डॉक्टर गाइडी स्मिथ को जाता है। उन्हें वैज्ञानिक जगत में फादर ऑफ सॉइल टैक्सोनॉमी यानी सॉइल टैक्सोनॉमी का पिता कहा जाता है। अच्छे, डॉक्टर स्मिथ? हाँ, उनके ही नेतृत्व में यूएस कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन विकसित किया गया था। नोट्स में एक दिलचस्प बात लिखी है कि ये सिस्टम 7th अप्रोक्सीमेशन पर आधारित है और इसे 1975 में अपनाया गया था। सही बात है। लेकिन इसमें ऐसा क्या नया था जिसने पुरानी प्रणालियों को एकदम पीछे छोड़ दिया? सबसे बड़ी क्रांति इसके नजरिए में थी। मतलब 1975 से पहले मिट्टी का वर्गीकरण मुख्य रूप से उसकी उत्पत्ति यानी जेनेसिस के आधार पर होता था। उत्पत्ति मतलब मिट्टी बनी कैसे है? बिल्कुल, लेकिन समस्या ये थी कि हर बार उत्पत्ति का सटीक इतिहास जानना संभव नहीं होता था। डॉक स्मिथ की प्रणाली ने इस नजरिए को पूरी तरह पलट दिया। इसका प्राथमिक आधार मिट्टी की उत्पत्ति के बजाय मिट्टी के वर्तमान गुण यानी सॉइल प्रॉपर्टीज को बनाया गया। रुकिए, इसे थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। मतलब ये कहाँ से आई है, इस पर बहस करने के बजाय आज इसके अंदर क्या है ये देखा गया। बिल्कुल सही। जैसे इसका रंग, इसमें मौजूद रसायन, इसका तापमान, मतलब इन चीजों को मापना शुरू किया गया। सटीक रूप से जो चीजें मापी जा सकती हैं, जो देखी जा सकती हैं, उन्हें आधार बनाया गया। इससे वर्गीकरण बहुत ही ऑब्जेक्टिव हो गया, मेजरेबल हो गया। हाँ, और इसे पूरी दुनिया के लिए प्रामाणिक बनाने के लिए नामकरण में लैटिन और ग्रीक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इससे ये सुनिश्चित हुआ कि चाहे कोई भारत में बैठा हो या अमेरिका में, मतलब भाषा की कोई बाधा न रहे। सही कहा। जब वो वर्टिसोल कहेगा तो उसका मतलब बिल्कुल एक ही होगा। ये वैज्ञानिक भाषा का अपना एक अलग ही महत्व है। लेकिन इस वर्गीकरण का ढांचा कैसा है? नोट्स बताते हैं कि इसके अंदर 6 अलग-अलग श्रेणियां या कैटेगरीज है। इसे एक विशाल पदानुक्रम या हायरार्की के रूप में देखना चाहिए। सबसे ऊपर आता है ऑर्डर, जो सबसे उच्च और व्यापक श्रेणी है। पूरी दुनिया की अनगिनत प्रकार की मिट्टियों को केवल 12 सॉइल ऑर्डर्स में समेट दिया गया है। केवल 12? मतलब ये तो बहुत ही कम लगता है पूरी दुनिया के हिसाब से। हाँ, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद वर्गीकरण और सूक्ष्म होता जाता है। ऑर्डर के नीचे आता है सब ऑर्डर, जो इस प्रणाली में 63 है। अच्छा, 63 सब ऑर्डर।
फिर आता है ग्रीड ग्रुप, जिनकी संख्या 240 से ज्यादा है। उसके बाद सब ग्रुप, जो 1000 से अधिक हैं। और फिर फैमिली। हाँ, फिर आती है फैमिली और सबसे अंत में आती है सीरीज। अगर मैं इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझूं, तो क्या हम इसे एक पोस्टल एड्रेस यानी डाक के पते की तरह देख सकते हैं? वो कैसे? मान लीजिए ऑर्डर एक देश की तरह है, जैसे भारत, बहुत बड़ा और व्यापक। फिर जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, राज्य, शहर, मोहल्ला, तो जानकारी और सटीक होती जाती है। और अंत में ये जो सीरीज है, ये किसी विशिष्ट घर के नंबर की तरह हो जाती है, एकदम सबसे खास और सबसे अलग। अरे वाह, ये तुलना बिल्कुल सटीक बैठती है। जैसे एक देश में करोड़ों घर हो सकते हैं, वैसे ही एक ऑर्डर में हजारों सीरीज हो सकती हैं। हाँ, लॉजिकल है। और परीक्षा के नजरिए से ये घर का नंबर यानी सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। सॉइल सीरीज वर्गीकरण की सबसे विशिष्ट और सबसे निचली श्रेणी यानी स्मॉलेस्ट यूनिट है। स्मॉलेस्ट यूनिट, ये याद रखना है। बिल्कुल। सिर्फ भारत की ही बात करें तो यहाँ 200 से अधिक सॉइल सीरीज पहचानी गई हैं। यानी अगर परीक्षा में सीधा सवाल आए कि सॉइल क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब सॉइल सीरीज होना चाहिए। एकदम। क्योंकि अक्सर ऐसे सवालों में फैमिली और सीरीज के बीच कंफ्यूजन हो जाता है। यही कारण है कि अभ्यास बहुत जरूरी है। अक्सर एस्पिरेंट्स थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, लेकिन परीक्षा के भारी दबाव में स्मॉलेस्ट यूनिट के सवाल पर गलत विकल्प चुन लेते हैं। ये बहुत आम गलती है। इसीलिए agriprep.in पर विजिट करके टॉपिक वाइज एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना और एआई इवैल्यूएशन से ये चेक करना कि दिमाग ने जानकारी को सही से प्रोसेस किया है या नहीं, ये तैयारी को बहुत मजबूत बनाता है। बिल्कुल सही सलाह है। तो खैर, अब उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं जो स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा डराता है, वो 12 सॉइल ऑर्डर्स। हाँ, वो लिस्ट। नोट्स में इन्हें याद रखने के लिए एक निमोनिक दिया गया है, ए वोगामी हाउस, AVAGAMIHOUSE। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है ना? इन अक्षरों से इन 12 ऑर्डर्स के नाम शुरू होते हैं, लेकिन सिर्फ नाम रटने के बजाय इनके काम करने के तरीके को समझना ज्यादा दिलचस्प है। चलिए इन्हें कुछ लॉजिकल थीम्स में बांटते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली और युवा मिट्टियों की, इंसेप्टिसोल्स और एंटीसोल्स। तो इंसेप्टिसोल से शुरुआत करना सही रहेगा। यह शब्द लैटिन के इंसेप्टम से बना है और जिसका अर्थ ही होता है शुरुआत। यह दुनिया का सबसे बड़ा सॉइल ऑर्डर है। पूरी दुनिया की कुल मिट्टी का लगभग 20% हिस्सा केवल यही एक ऑर्डर कवर करता है। 20%? मतलब सांख्यिकीय रूप से धरती का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी मिट्टी से ढका है। लेकिन इसकी मुख्य विशेषता क्या है? इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसका अविकसित होना है। यह एक युवा और भ्रूणीय मतलब एम्ब्रियोनिक मिट्टी है। अच्छा। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो इसमें डायग्नोस्टिक होराइजन बहुत कम विकसित होते हैं। ये वो परतें होती हैं जो दिखाती हैं कि मिट्टी में कुछ विशेष रासायनिक या भौतिक परिवर्तन हुए हैं। तो इसमें ये परिवर्तन नहीं दिखते? बहुत कम। इंसेप्टिसॉल्स में क्ले, आयरन ऑक्साइड या एल्यूमिनियम का कोई खास जमाव नहीं होता, क्योंकि इसे बने हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। भारत में शुष्क और बहुत गर्म क्षेत्रों को छोड़ दें तो ये लगभग हर जगह मिल जाती है। और इसके साथ ही एक और मिट्टी है, एंटीसॉल्स। नोट्स के अनुसार ये इंसेप्टिसॉल्स के बाद दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है। इसमें ए होराइजन के अलावा कोई प्रोफाइल डेवलपमेंट नहीं होता, कोई डायग्नोस्टिक होराइजन नहीं होता। बिल्कुल सही। तो यहाँ एक उलझन है। जब दोनों ही मिट्टियां युवा हैं, दोनों में विकास कम हुआ है, तो इन दोनों के बीच की लकीर कहाँ खिंचती है? असल फर्क क्या है? इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। चलिए इसे इंसानी उम्र से जोड़कर देखते हैं। एंटीसॉल एक नवजात शिशु की तरह है। न्यूबॉर्न। हाँ, इसमें अभी तक विकास की कोई प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई है, सिवाय उस सबसे ऊपरी परत के जहां थोड़ा बहुत जैविक पदार्थ होता है। ये सिर्फ मिट्टी बनने का शुरुआती बिंदु है। और इंसेप्टिसोल? वहीं इंसेप्टिसोल एक टॉडलर या घुटनों के बल चलने वाले बच्चे की तरह है। उसने थोड़ा विकास दिखाना शुरू कर दिया है। उसमें परतों के हल्के हल्के लक्षण दिखने लगे हैं, लेकिन वो अभी परिपक्व नहीं हुई है।
नवजात शिशु और टॉडलर। अरे वाह, अब ये कॉन्सेप्ट दिमाग से नहीं निकलेगा। चलिए अब भारत के विशेष संदर्भ में पाई जाने वाली मिट्टियों की ओर चलते हैं। यहाँ हमारे पास वर्टिसोल्स और एरिडीसोल्स हैं। हाँ, वर्टिसोल्स, शुरुआत में जो खुद की जुताई करने वाली मिट्टी का जिक्र हुआ था वो यही है ना? हाँ, वर्टिसोल्स का व्यवहार किसी भी अन्य मिट्टी से बिल्कुल अलग और नाटकीय होता है। और इस पूरे नाटक का जो सूत्रधार है वो इसके अंदर मौजूद एक विशेष क्ले खनिज है, जिसे मोंटमोरिलोनाइट कहते हैं। ये नाम तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी प्राचीन डायनासोर का हो। ये मोंटमोरिलोनाइट असल में करता क्या है? ये एक एक्सपेंसिव क्ले है जिसकी क्रिस्टल संरचना कुछ ऐसी होती है कि पानी के अणु इसके परतों के बीच आसानी से घुस जाते हैं। जब बारिश होती है तो ये मिट्टी स्पॉन्ज की तरह पानी सोख कर बहुत ज्यादा फूल जाती है, मतलब स्विलिंग होती है। अच्छा, और जब बारिश रुक जाती है? जब सूखा मौसम आता है और पानी भाप बनकर उड़ता है तो यह बुरी तरह सिकुड़ जाती है। इस भयानक सिकुड़न की वजह से जमीन में गहरी और चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं। ओहो, और इन्हीं दरारों से वो सेल्फ मल्चिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। बिल्कुल, जब जमीन फटती है तो सतह की सूखी मिट्टी टूटकर उन गहरी दरारों में गिर जाती है। फिर जब दोबारा बारिश होती है तो वो नीचे गिरी हुई मिट्टी फिर से फूलती है। और फिर जगह नहीं मिलती होगी उसे। एकदम सही, वो अंदर से बाहर की तरफ एक जबरदस्त दबाव डालती है। इससे मिट्टी खुद ही खुद को उलटती पलटती रहती है, मानो कोई अदृश्य हल चल रहा हो। इसीलिए इसे सेल्फ मल्चिंग कहते हैं। ये तो प्रकृति का अपना एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। लेकिन इस उलट पुलट का मिट्टी की संरचना पर क्या असर पड़ता है? मतलब नोट्स में एक टर्म है गिलगाई, और ए होराइजन का भी जिक्र है। लगातार मत्थे रहने के कारण वर्टिसोल्स में एक बहुत ही गहरा ए होराइजन यानी ऊपरी परत बन जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि इसमें बी होराइजन बनने का समय ही नहीं मिलता। अच्छा, वो होता ही नहीं वो है। पूरी तरह अनुपस्थित होता है। और इस फूलने सिकुड़ने के दबाव के कारण जमीन की सतह पर छोटे छोटे टीले और गड्ढे बन जाते हैं, जिसे गिलगाई माइक्रो रिलीफ कहा जाता है। भारत के दक्कन के पठार में पाई जाने वाली ब्लैक कॉटन सॉइल या काली कपास मिट्टी जो बेसाल्ट चट्टानों से बनती है, वो यही वर्टिसोल है। तो अगर कोई इस गिलगाई वाली जमीन पर घर या सड़क बनाना चाहे तो ये फैलने और सिकुड़ने वाली प्रॉपर्टी तो बहुत खतरनाक साबित होगी। मतलब दरारें आ सकती हैं इमारत में। बिल्कुल, सिविल इंजीनियरिंग के नजरिए से वर्टिसोल्स पर निर्माण करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। इसके लिए विशेष प्रकार की नींव बनानी पड़ती है। समझ गई। इस डायनामिक मिट्टी से निकलकर अब एकदम शांत और सूखी जगह पर चलते हैं। एरिडिसोल्स, नाम से ही लग रहा है एरिड यानी सूखा। हाँ, इसका नाम लैटिन शब्द एरिडिस से आया है, जिसका मतलब ही सूखा होता है। पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत के रेगिस्तानों में यही मिट्टी हावी है। यहाँ पानी की कमी ही इसकी सबसे बड़ी और परिभाषित करने वाली विशेषता है। और पानी नहीं है तो पौधे भी नहीं होंगे। सही बात है, पानी नहीं तो वनस्पति नहीं, और वनस्पति नहीं तो इस मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर यानी जैविक पदार्थ ना के बराबर होता है। लेकिन पानी की कमी का मिट्टी के अंदर मौजूद खनिजों पर क्या असर होता है? बहुत गहरा असर होता है। सामान्य बारिश वाले क्षेत्रों में क्या होता है, पानी मिट्टी के लवणों को घोलकर जमीन के नीचे गहराई में ले जाता है, जैसे लीचिंग कहते हैं। हाँ, लेकिन एरिडीसोल्स में बारिश इतनी कम होती है कि लवण नीचे जा ही नहीं पाते। इसके बजाय तेज धूप में पानी भाप बनकर उड़ जाता है और कार्बोनेट, जिप्सम या सिलिका जैसे लवण मिट्टी की ऊपरी या मध्य परतों में ही जमा हो जाते हैं। यानी अगर इस मिट्टी में ज्यादा सिंचाई कर दी जाए खेती के लिए तो ये लवण और भी ऊपर आ जाएंगे। यही सबसे बड़ा खतरा है। बिना सही जल निकासी के अगर यहाँ सिंचाई की जाए तो लवणीकरण या सेलिनिजेशन की समस्या पैदा हो जाती है, जो जमीन को पूरी तरह बंजर बना सकती है। रेगिस्तान की सूखी और गर्म मिट्टी से निकलकर अगर हम घने जंगलों की तरफ जाएं, जहां बारिश बहुत होती है, तो मिट्टी का चरित्र कैसे बदलता है? यहाँ हमारे पास 3 प्रमुख ऑर्डर्स हैं: अल्फीसॉल्स, ऑक्सीसॉल्स और अल्टीसॉल्स। अल्फीसॉल्स से शुरू करते हैं। तो अल्फीसॉल्स अर्ध शुष्क से आर्द्र यानी सेमी एरिड टू ह्यूमिड क्षेत्रों में और मुख्य रूप से हार्डवुड जंगल के नीचे बनती है। इसमें जो एल्फ शब्द है, एल्फ, वो एक संकेत है। एल का अर्थ एल्यूमिनियम है और एफ का अर्थ आयरन यानी Fe है। अच्छा, नोट्स में अल्फीसॉल्स के लिए एक बहुत ही खास डेटा पॉइंट दिया गया है। इसका बेस सैचुरेशन 35% से अधिक होता है।
ये बेस सैचुरेशन असल में क्या वाला है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। मिट्टी के कणों के पास पोषक तत्वों को पकड़ कर रखने की क्षमता होती है। ठीक है। बेस सैचुरेशन का मतलब है कि उन पकड़ने वाली जगहों में से कितने प्रतिशत जगह पर कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे अच्छे और उपजाऊ पोषक तत्व मौजूद हैं। अल्फीसोल्स में यह 35% से अधिक होता है। इसका मतलब कि ये मिट्टी काफी उपजाऊ है। बिल्कुल। इसमें बारिश से होने वाला कटाव या लीचिंग केवल मध्यम दर्जे की होती है। यही कारण है कि भोजन और फाइबर उत्पादन के लिए ये दुनिया भर में बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगर बारिश बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, तब क्या होगा? तब बनती है ऑक्सीसोल्स। सही कहा। ऑक्सीसोल्स भारी बारिश और उमस वाले नम क्षेत्रों में मिलती हैं। पहले इसे लैटेराइट मिट्टी कहा जाता था। अब सोचिए, जब लगातार भारी बारिश होगी तो मिट्टी के सारे घुलनशील पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम धुलकर जमीन की गहराइयों में चले जाएंगे। तो पीछे क्या बचता है? सिर्फ कंकाल? एक तरह से हाँ। पीछे बचते हैं सिर्फ आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स, जो पानी में आसानी से नहीं घुलते। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें सभी गहराइयों पर ये ऑक्साइड मौजूद होते हैं। और लोहे पर जब जंग लगता है तो उसका रंग कैसा होता है? लाल या पीला? तो ऑक्सीसोल्स का रंग भी इन्हीं ऑक्साइड्स की उच्च सांद्रता के कारण लाल या पीला दिखाई देता है। बिल्कुल सही। लाल रंग से याद आया, हमारी अगली मिट्टी भी लाल है, अल्टीसोल्स। इसे आमतौर पर रेड क्ले सॉइल के रूप में जाना जाता है, लेकिन ये अल्फीसोल से अलग कैसे है? यहाँ फिर से बेस सैचुरेशन का कॉन्सेप्ट काम आता है। अल्फीसोल्स में बेस सैचुरेशन 35% से ज्यादा था, है ना? हाँ। लेकिन अल्टीसोल्स में ये 35% से कम होता है। अत्यधिक वेदरिंग के कारण इसके ऊपरी परत में 10% से भी कम मौसम सहनशील खनिज बचते हैं। मतलब ये काफी एसिडिक होगी। बहुत ज्यादा। ये अत्यधिक अम्लीय होती है, जिसका पीएच अक्सर 5 से भी कम होता है। इसमें भी लोहे के ऑक्साइड के कारण रंग लाल या पीला होता है। यहाँ ना एक बहुत दिलचस्प तुलना मेरे दिमाग में आ रही है। अल्टीसोल्स एक क्ले है। हमने शुरुआत में वर्टिसोल्स की बात की थी, वो भी एक क्ले थी जो पानी पाकर फूलती थी और दरारें बनाती थी। हाँ। तो क्या अल्टीसोल्स भी वर्टिसोल की तरह सेल्फ मल्चिंग करती है? क्या इस पर भी घर बनाना खतरनाक है? ये एक बहुत ही शानदार और विश्लेषणात्मक सवाल है। यहीं पर मिट्टी के अंदर मौजूद खनिजों का विज्ञान सामने आता है। दोनों क्ले हैं, लेकिन वर्टिसोल में मोंटमोरेलोनाइट होता है, जिसकी परतें पानी को अंदर आने देती हैं। और अल्टीसोल्स में? इसके विपरीत अल्टीसोल्स में जिस क्ले खनिज की प्रधानता होती है वो है केओलिनाइट। और ये केओलिनाइट पानी को अंदर नहीं जाने देता? बिल्कुल नहीं। केओलिनाइट की संरचना बहुत सख्त होती है, मतलब नॉन एक्सपैंडिंग होती है। ये पानी सोख कर फूलता नहीं है, इसलिए अल्टीसोल्स में कोई श्रिंक स्वेल प्रॉपर्टी नहीं होती। अरे वाह! और क्योंकि ये फूलती सिकुड़ती नहीं है, इसकी बेरिंग कैपेसिटी यानी भार सहने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। ये इमारतों और सड़कों के लिए बहुत स्थिर जमीन प्रदान करती है। क्या बात है! एक ही तरह की दिखने वाली मिट्टी, लेकिन खनिजों के कारण उनका बर्ताव जमीन आसमान का अंतर पैदा कर देता है। खैर, अब हम अपनी आखिरी थीम की ओर बढ़ रहे हैं, जैविक, कृषि प्रधान और चरम जलवायु वाली मिट्टियां। सबसे पहला नाम है हिस्टोसोल्स। तो हिस्टोसोल्स ग्रीक शब्द हिस्टोस से बना है, जिसका अर्थ है टिश्यू या उत्तक। ये कोई सामान्य खनिज मिट्टी नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक पदार्थों से भरपूर होती है। इसे पीठ या मख भी कहा जाता है। तो ये मिलती कहाँ है? यह उन इलाकों में बनती है जहां जमीन पर हमेशा पानी भरा रहता है, जैसे दलदल। अगर ये ऑर्गेनिक है तो इसका मतलब ये खेती के लिए बहुत उपजाऊ होनी चाहिए, है ना? यहाँ एक वैज्ञानिक पेंच है। जब कोई चीज हमेशा पानी में डूबी रहती है तो वहां ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। ऑक्सीजन की कमी के कारण एरोबिक डिकम्पोजिशन यानी पेड़ पौधों के सड़ने की प्रक्रिया रुक जाती है। अच्छा, तो वो सड़ते ही नहीं है? हाँ, इसलिए जैविक पदार्थ टूटकर पौधों के लिए उपलब्ध पोषक तत्वों में नहीं बदल पाते। यह अत्यधिक अम्लीय हो जाती है और खेती के लिए सीधे तौर पर बहुत अच्छी नहीं होती। लेकिन अगर ये सड़ती नहीं है तो इसका मतलब सारा कार्बन वहीं जमा होता रहता है? बिल्कुल, और यही इसका सबसे बड़ा महत्व है। एरोबिक डिकम्पोजिशन रुक जाने के कारण यह मिट्टी कार्बन का एक विशाल भंडार यानी कार्बन सिंक बन जाती है। अगर ये जैविक पदार्थ लाखों सालों तक जमीन के नीचे दबाव और गर्मी में दबे रहें तो यही अंततः कोयले में बदल जाते हैं। मतलब लिटरली कोयला बन जाते हैं?
हाँ, पृथ्वी के इतिहास में डेवोनियन काल के जीवाश्मों से जो कोयला बना वो असल में प्राचीन हिस्टोसोल्स ही थे। ये तो सच में हैरान करने वाला है। मतलब आज का दलदल कल का कोयला है। चलिए अब उस मिट्टी की बात करते हैं जो पूरी दुनिया का पेट भरती है, मॉलीसोल्स। मॉलीसोल्स मुख्य रूप से अर्ध शुष्क से अर्ध आर्द्र क्षेत्रों में घास के मैदानों यानी ग्रासलैंड्स के नीचे बनती है। इसका बेस सैचुरेशन 50% से भी ज्यादा होता है, जो इसे पोषण का पावर हाउस बनाता है। घास के मैदानों में ऐसा क्या है जो इसे इतना उपजाऊ बनाता है? घास की जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक जाती हैं। जब ये जड़ें मरती और सड़ती हैं, तो वे मिट्टी की गहराई में ऑर्गेनिक मैटर जोड़ती हैं। इसके अलावा चींटियां, केचुए और मिट्टी के अन्य जीव इसे लगातार मथते रहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया से इसकी सबसे प्रमुख विशेषता जन्म लेती है, इसका मौलिक एपिडॉन। यह सतह का एक ऐसा ए होराइजन है जो 60 से 80 सेंटीमीटर गहरा, गहरे रंग का और पोषक तत्वों से भरपूर होता है। निर्विवाद रूप से यह दुनिया का सबसे अधिक कृषि उत्पादक सॉइल ऑर्डर है। इसके बाद एक और बहुत उपजाऊ मिट्टी है, लेकिन उसका जन्म घास के मैदानों में नहीं, बल्कि बहुत ही हिंसक तरीके से होता है, एंडीसोल्स। एंडीसोल्स का जन्म ज्वालामुखी की राख से होता है। जब ज्वालामुखी फटता है तो राख और कांच के छोटे छोटे कण जमीन पर गिरते हैं। इस मिट्टी में ग्लास और अनाकार कोलाइडल सामग्री का अनुपात बहुत अधिक होता है। और भारत में ये कहाँ मिलती है? भारत की बात करें तो ये मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ज्वालामुखीय क्षेत्रों में पाई जाती है। और हाँ, ये फल, मक्का, चाय, कॉफी और तंबाकू जैसी फसलों के लिए बेहद उपजाऊ मानी जाती है। तो ज्वालामुखी की भीषण गर्मी से निकलकर अब चलते हैं जमा देने वाली ठंड में, गेलीसोल्स। ये लैटिन शब्द जेलेरे से बना है, जिसका मतलब है जमना। ये ठंडी जलवायु की मिट्टी है और भारत में बिल्कुल नहीं पाई जाती। अच्छा, भारत में है ही नहीं? नहीं। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि मिट्टी की सतह के सिर्फ 2 मीटर के भीतर ही परमाफ्रॉस्ट होता है। मतलब मिट्टी की निचली परत हमेशा के लिए जमी रहती है। नोट्स में ना गेलीसोल से जुड़ी एक अजीब सी प्रक्रिया का नाम है क्रायोटर्बेशन। जब सब कुछ जमा हुआ है तो ये टर्बेशन यानी उथल पुथल कैसे हो रही है? ये भौतिकी का एक बहुत ही दिलचस्प नियम है। जब पानी जमता है यानी बर्फ बनता है तो वो 9% तक फैल जाता है। हाँ, ये तो है। ठंडे इलाकों में गर्मियों में ऊपरी परत का पानी पिघलता है और सर्दियों में फिर जमता है। इस बार बार पिघलने और जमने और पानी के फैलने के कारण मिट्टी अंदर ही अंदर मथती रहती है, जिसे हीविंग कहते हैं। इसी ठंडी उथल पुथल को क्रायोटर्बेशन कहते हैं। इसी वजह से इसे क्रायोसोल्स भी कहा जाता है। ये प्रकृति की ताकतों का एक अद्भुत प्रदर्शन है। और अंत में हमारी 12वीं मिट्टी, स्पोडोसोल्स। इसे पॉटजोल भी कहते हैं। ये रूसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है राख के नीचे। ये नाम 1875 में रूसी वैज्ञानिक डोकुचेव द्वारा दिया गया था। ये ठंडे और नम क्षेत्रों में आमतौर पर चीड़ या कोनीफेरस जंगलों के नीचे मिलती है। लेकिन इसे राख के नीचे क्यों कहते हैं? मतलब क्या इसमें राख होती है? नहीं, इसमें असली राख नहीं होती। ये सिर्फ राख जैसी दिखती है। होता यह है कि चीड़ के पेड़ों की पत्तियां बहुत अम्लीय होती हैं। अच्छा। जब वे सड़ती हैं तो तेज एसिड बनता है जो मिट्टी के ऊपरी हिस्से से सारे आयरन, एल्यूमिनियम और ऑर्गेनिक मैटर को धोकर यानी लीचिंग करके नीचे ले जाता है। ऊपर सिर्फ सफेद रंग की साफ सिलिका या रेत बच जाती है, जो बिल्कुल किसी जली हुई लकड़ी की सफेद राख जैसी दिखाई देती है। विज्ञान कैसे हर नाम के पीछे एक पूरी प्रक्रिया को छुपाए रखता है। तो ये थे हमारे 12 ऑर्डर्स। अब समय है ये देखने का कि क्या ये सारी जानकारी सिर्फ सुनी गई है या दिमाग में रुकी भी है। बिल्कुल टेस्ट करना बहुत जरूरी है। अक्सर कैंडिडेट सोचते हैं कि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम हो जाएगा, लेकिन जब तक इन कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट न किया जाए ये याद नहीं रहते। जो लोग आगे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए agriprep.in पर जाकर MCQs अटेम्प्ट करना और AI इवैल्यूएशन का उपयोग करके अपनी एक्यूरेसी चेक करना एक बहुत ही स्मार्ट स्टडी हैक है। हाँ, इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। चलिए एक रैपिड रिवीजन करते हैं। मैं सवाल रखती हूँ, देखते हैं मुझे क्या याद है और क्या नहीं। अगर मैं कहूँ कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई सॉइल सीरीज है तो क्या मैं सही हूँ? 100% सही। सीरीज ही सबसे विशिष्ट इकाई है। और वो मिट्टी जो भारत में बिल्कुल नहीं पाई जाती वो है गेलीसोल्स।
क्योंकि यहाँ परमाफ्रॉस्ट नहीं है। बिल्कुल सटीक। सेल्फ मल्चिंग और जमीन पर गिलगाई बनने की प्रक्रिया ये वर्टिसॉल्स में होती है, और इसके पीछे का विलेन या कहें हीरो वो फैलने वाला मोंटमोरेलोनाइट क्ले है। हाँ, मोंटमोरेलोनाइट ही वो क्ले है जो दरारें पैदा करता है। दुनिया का सबसे बड़ा सॉइल ऑर्डर जो कुल मिट्टी का 20% है वो इंसेप्टिसोल्स था, और जो अभी बस एक टॉडलर है, और ज्वालामुखी की राख से एंडिसोल्स बनती हैं। अंत में अगर कोई पूछे कि सबसे ज्यादा कृषि उत्पादक मिट्टी कौन सी है, तो जवाब होगा मोलिसोल्स, अपने गहरे रंग के मौलिक एपिपिडॉन के कारण। ये एक बहुत ही शानदार रैपिड रिकैप था। परीक्षा के लिए मस्ट रिमेंबर तथ्य हैं। इस चर्चा को खत्म करने से पहले हवा में 3 त्वरित MCQ छोड़ते हैं। जो भी सुन रहे हैं वे मन में इसका जवाब सोच सकते हैं। प्रश्न 1, उच्च विस्तार यानी स्वेलिंग वाली क्ले मोंटमोरेलोनाइट किस मिट्टी में पाई जाती है? इसका उत्तर है वर्टिसोल्स। प्रश्न 2, किस मिट्टी में बेस सैचुरेशन 35% से कम होता है और उसमें न फैलने वाले क्योलोनाइट खनिज की प्रधानता होती है? इसका उत्तर है अल्टीसोल्स। ध्यान रहे 35% से ज्यादा एल्फीसोल्स में होता है। प्रश्न 3, जमने और पिघलने के कारण मिट्टी के मधने की प्रक्रिया यानी क्रायोटर्बेशन किस मिट्टी से संबंधित है? इसका उत्तर है गैलीसोल्स। चर्चा समाप्त करते हुए एक बहुत ही गहरी बात जहन में आ रही है। अभी हिस्टोसोल्स के बारे में बात हुई कि वे ऑक्सीजन की कमी के कारण कार्बन को स्टोर करते हैं, सड़ने नहीं देते और अंततः कोयले में बदल जाते हैं। हाँ, कार्बन सिंक। ये ऑर्गेनिक कार्बन का एक विशाल भंडार है। तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि मिट्टी का संरक्षण केवल खेतों में फसल उगाने तक सीमित नहीं है? अगर ये हिस्टोसोल्स सूख जाएं या इन्हें नष्ट कर दिया जाए तो लाखों सालों से जमा वो सारा कार्बन हवा में वापस मिल जाएगा। बिल्कुल, और वो बहुत खतरनाक होगा। ये जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज से लड़ने का एक ऐसा विशाल हथियार है जिसके बारे में मुख्य धारा में शायद ही कोई बात करता है। इस पर गहराई से विचार जरूर किया जाना चाहिए। ये एक बहुत ही व्यापक और प्रासंगिक दृष्टिकोण है। मेरा मानना है कि मिट्टी केवल अनाज उगाने का माध्यम नहीं है, ये पूरी पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र का सुरक्षा कवच है। बिल्कुल, और अब इस ज्ञान को पक्का करने का समय है। आप लोगों का अगला कदम बहुत स्पष्ट है। agriprep.in पर जाएं, इस टॉपिक के MCQs अटेम्प्ट करें, AI इवैल्यूएशन से अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करें और पहचानें कि कौन सा हिस्सा अभी भी कंफ्यूज कर रहा है। यही सही तरीका है तैयारी का। अगले डीप डाइव में मिट्टी के एक और रहस्य को सुलझाया जाएगा, जहां हम बात करेंगे कि मिट्टी का रंग और उसका टेक्सचर उसके इतिहास के बारे में क्या-क्या राज खोलता है। तब तक पढ़ते रहिए, सवाल पूछते रहिए और हमेशा याद रखिए कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन एक पूरा ब्रह्मांड है। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।